So hello everyone, today's class is on cytogenetics. So what is cytogenetics? ठीक है, इसमें हम जेनेटिक स्टडी कर रहे हैं सेलुलर मटेरियल पे, राइट? सेलुलर मटेरियल क्या? डीएनए, आरएनए, इन पे हम जेनेटिक स्टडी कर रहे हैं, राइट? और हमारा जो फोकस है दैट इज ऑन्कोलॉजी. ऑन्कोलॉजी में आपके पास दो चीज़ें हो सकती हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजी और हिमेटोलॉजी. तो साइटोजेनेटिक्स का जो सबसे मेन रोल है हिमेटोलॉजी में तो है, और अब मेडिकल ऑन्कोलॉजी में भी उभर के आ रहा है, राइट? साइटोजेनेटिक्स में हम करते क्या हैं? बेसिकली हम क्रोमोसोमल एनालिसिस करते हैं. क्रोमोसोमल एनालिसिस करते हैं हम थ्रू कैरियोटाइपिंग टाइप की चीज. इसकी कई सारी टेक्निक्स होती हैं साइटोजेनेटिक्स की, राइट? तो उसमें हम क्रोमोसोमल एनालिसिस करते हैं, उसका नंबर देख सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं क्रोमोसोम का, और जो उसमें चेंजेस हैं उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रोग्नोसिस, मॉनिटरिंग, कई सारी चीजें कर सकते हैं, राइट? अब ये तो था पार्ट जस्ट कि एक बेसिक कि साइटोजेनेटिक्स क्या होता है. कुछ ऐसी इन्वेस्टिगेशंस जिसमें हम क्रोमोसोमल एनालिसिस करने वाले हैं. क्रोमोसोम्स एक बाहर से ऐसी स्ट्रक्चर आपने सबने देखी होगी, राइट? अगर हम इसको अंदर से देखेंगे तो ये पूरा डीएनए इसमें भरा हुआ है, डीएनए, राइट? तो अलग अलग टेक्निक्स हो सकती हैं. तो साइटोजेनेटिक्स की मल्टीपल टेक्निक्स हैं. पहली टेक्निक है कन्वेंशनल कैरियोटाइपिंग. कैरियोटाइपिंग सबसे सिंपल टेक्निक होती है साइटोजेनेटिक्स की. आपने एक फोटो देखी होगी ऐसे, जिसमें बहुत सारे क्रोमोसोम ऐसे ऐसे टंगे रहते हैं, है ना, अलग अलग. और इसमें जी ये एक क्रोमोसोम था, इसकी एक लेग गायब हो गई है, ऐसे कुछ. तो दैट इज कन्वेंशनल कैरियोटाइपिंग, राइट? उसके बाद एक इसकी प्रॉब्लम ये थी कन्वेंशनल कैरियोटाइपिंग की कि इसकी रेजोल्यूशन काफी लो है. रेजोल्यूशन का क्या मतलब है? यहाँ पे लेट सपोज मैं इसको देखना चाहता हूं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है इस क्रोमोसोम में, तो मैं बस इसको बाहर से देख सकता हूं. दैट इज कन्वेंशनल कैरियोटाइपिंग. अब मुझे इसके अंदर घुसना है, डीएनए के लेवल पर जाना है, मुझे न्यूक्लियोटाइड, मुझे बेस पेयर के लेवल पे जाना है. तो रेजोल्यूशन, आपके कैमरे की रेजोल्यूशन क्या होती है? और डेप्थ में, और डेप्थ में, और डेप्थ में. मुझे अब इसके अंदर ही बिल्कुल डेप्थ में जाना है. तो कन्वेंशनल कैरियोटाइपिंग मैंने सारे क्रोमोसोम्स लगाए और उसकी फोटो खींच ली. अब आपको भी पता है कि ये क्रोमोसोम्स अच्छे से कब दिखते हैं? मेटाफेज में, इंटरफेज में कब दिखेंगे आपको अच्छे से क्रोमोसोम्स? जब वो स्पिंडल पे अलाइन होंगे, माइटोटिक स्पिंडल पे अलाइन होंगे, ऐसे 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 ऐसे, तभी दिखते हैं ना आपको. तो मेटाफेज के अंदर कन्वेंशनल कैरियोटाइपिंग बेस्ट काम करेगी आपकी. सेल शुड बी डिवाइडिंग जब आप कन्वेंशनल कैरियोटाइपिंग कर रहे हो. अब मुझे चाहिए कि मैं किसी भी फेज में डीएनए देखना है, मुझे वेट नहीं करनी है मेटाफेज की. मैं जाऊंगा अब एडवांस टेक्निक्स पे, फिश, फ्लोरोसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन पे. फ्लोरोसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ही लिखा हुआ है ये लोग क्या करते हैं. डीएनए लिया, डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको डीनेचर कर दिया. मतलब उसको जैसे डीएनए के दो हेलिक्स को अनकॉइल कर दिया. ये पहले ऐसे ऐसे था, मैंने इसको डीनेचर कर दिया, दोनों लूप्स खोल दिए. मेरे पास एक फ्लोरोसेंट डाई है, वो ऐसी डाई है जो डीएनए जैसी स्ट्रक्चर की है, और मैं उसको हाइब्रिडाइजेशन करवा दूंगा, उसको अटैच, हाइब्रिड बना दूंगा, उसको मैं यहां अटैच करवा दूंगा. वो कलर्ड हो जाएगी क्योंकि वो फ्लोरोसेंट है, वो चमकती है जब मैं उसको एक कैमरा से निकालूंगा, राइट? तो मैंने उस पर फ्लोरोसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक लगा दी, और मुझे जो स्पेसिफिक लोकस देखना है वो वाला मैंने फ्लोरोसेंट प्रोब डाला उसके अंदर.
लेट्स सपोज, अब मैं एक एग्जांपल से चलता हूं। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम का नाम सबने सुना है? ट्रांसलोकेशन 922 CML में मिलती है, ALL में भी मिलती है। तो मुझे ये ट्रांसलोकेशन देखनी थी। यूजुअली जब भी हिमैट का कोई पेशेंट आता है और हमें लगता है पेशेंट का डायग्नोसिस CML हो सकता है, हम हमेशा एडवाइस करते हैं फिश फॉर ट्रांसलोकेशन 922 फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, राइट? मुझे नहीं देखने इसके 46 क्रोमोसोम्स, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ ट्रांसलोकेशन 922 चाहिए, दैट्स इट। स्पेसिफिक है, मैंने फिश ऑर्डर किया, फिश ने ये वाला आइडेंटिफाई करने के लिए एक फ्लोरोसेंट DNA प्रोब दे दिया मुझे। मैंने DNA को डीनेचर किया और उसके अंदर घुसा दिया, और बाद में ये एक कैमरा से गुजरेगा, और अगर वो ट्रांसलोकेशन 922 होगी ये चमकने लग जाएगा, ठीक है? तो इसका मतलब फिश से मैं ये ट्रांसलोकेशंस पता लगा सकता हूँ स्पेसिफिक लोकस की। कैसे चमकने लग जाएगा, दोबारा बताना। आपने फिश की फोटोज देखी हैं? हाँ, फ्लोरोसेंट एक ऐसे ऐसे स्लाइड्स होती हैं, उसमें अब DNA की कॉपी लेट सपोज 2 होनी चाहिए नॉर्मल, तो 2 चमकेंगे। अगर एक गायब हो गया होगा, एक डिलीट हो गया होगा, तो ऐसे 2 चमक रहे होंगे, एक चमक रहा होगा। अब लेट सपोज ट्रांसलोकेशन 922 है कि एक से एक सेगमेंट उठा और दूसरे के साथ चला गया। मान लो ये नॉर्मल सेल है, इसमें एक क्रोमोसोम ये था, एक क्रोमोसोम ये था, इनके कलर अलग अलग थे, एक ग्रीन था एक रेड था। जब ट्रांसलोकेट होके पिक्चर आएगी तो एक ग्रीन और रेड, ग्रीन और रेड, मतलब कलर चेंज हो जाएंगे। वो फिश में ना कलर्स की डॉट्स चमकती है। जैसे हम फिश ऐसे भी कराते हैं कि एम्प्लीफिकेशन देखनी है, लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि कोई जीन मुझे एम्प्लीफाइड चाहिए, तो यूजुअली क्या होगा कि एक जीन के दो जैसे 2 एलील होते हैं तो 2 डॉट्स आएंगी। अब वो जीन एम्प्लीफाइड है, उसकी 8-10 डॉट आ रही हैं एक ही पिक्चर में, तो आप कहोगे यार ये जीन तो एम्प्लीफाइड है, ये तो बहुत ज्यादा आ रहा है। हम कहते हैं ना कि HER2 एम्प्लीफिकेशन हो रहा है, या फिर HER2 लो है, लो में कम हो जाना चाहिए, एम्प्लीफिकेशन में बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो वो इसकी ब्राइटनेस, ये अलग अलग डॉट्स से पता लगता है फिश में, ठीक है? तो फिश हो गया, फिश की जो मैग्निफिकेशन पावर है वो ज्यादा होती है, राइट? कन्वेंशनल कैरियोटाइपिंग की जो मैग्निफिकेशन पावर है वो 5 मेगा बेस पेयर्स चाहिए, मेगा बेस चाहिए। फिश के लिए 10 to 100 आई थिंक 100 से जा ऐसे कुछ है इसका, 10 to 100 किलो बेस पेयर चाहिए। थर्ड आता है SNP एरे, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म एरे, ठीक है? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म एरे, ये एक तरीके की साइटोजेनेटिक्स टेक्निक है जिसकी मैग्निफिकेशन और ज्यादा है, ये और ज्यादा डेप्थ में जाके देखता है। ये 2 चीजें बता सकता है आपको, कॉपी नंबर वेरिएशन एंड LOH, ठीक है? कॉपी नंबर वेरिएशन क्या होता है, लॉस ऑफ हेटेरोजाइगोसिटी क्या होता है, ठीक है? जैसे कि फिश ये चीजें इतना नहीं बता सकता आपको, ये बताएगा। तो मैं आपको, आप ध्यान से देखते जाओ, मैं आपको डिफरेंट काइंड ऑफ DNA में जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो भी बता रहा हूं, और साथ में उसको डिटेक्ट करने का मेथड भी बता रहा हूं। फिश के अंदर आपने ट्रांसलोकेशन देख ली, ठीक है? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर मेथड वैसा ही होगा, इसके अंदर भी एक एरे होगा जो जाके अटैच हो जाएगा, और वैसे ही आप उसको कलर्ड वे में देखोगे। लेकिन कॉपी नंबर वेरिएशन और लॉस ऑफ हेटेरोजाइगोसिटी आप देख सकते हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉपी नंबर वेरिएशन? कॉपी नंबर वेरिएशन का मतलब होता है आपका ये DNA है, DNA में लार्ज सेगमेंट इंसर्शन या डिलीशन, या तो इसका कोई एक पूरा पोर्शन मैं डिलीट कर दूं,
या मैं कोई बाहर से लाके कुछ ऐड कर दूं, उसे बोलते हैं कॉपी नंबर वेरिएशन। इसका एक फेमस एग्जांपल है हर-टू एम्प्लीफिकेशन। हर-टू एम्प्लीफिकेशन में इंसर्शन होगी और बहुत ज्यादा एम्प्लीफाइड हो गया हर-टू। मैं ये कह रहा हूं पता लगा सकते हैं, ये कॉपी नंबर वेरिएशन उसकी आपको कॉपीज बता देगा, ठीक है, मतलब और डेप्थ में जा रहे हो आप, राइट। बहुत सारी चीजें हैं जो फिश नहीं बता सकता, ये बता देगा। लॉस ऑफ हेटेरोजाइगोसिटी। लॉस ऑफ हेटेरोजाइगोसिटी का मतलब होता है, देखो एक पेरेंट से एक एलील आता है, एक पेरेंट से एक एलील आता है। अगर मैं एक पेरेंट का एलील डिलीट कर दूं, दैट इज नोन एज लॉस ऑफ हेटेरोजाइगोसिटी, ठीक है, वो खत्म हो गया, एक ही बचा। तो लॉस ऑफ हेटेरोजाइगोसिटी का एग्जांपल है 17p डिलीशन। 17p डिलीशन होती है CLL के अंदर। ये लॉस ऑफ हेटेरोजाइगोसिटी का एग्जांपल है कि एक पेरेंट का एलील डिलीट हो गया, ठीक है। तो हमने ये पता लगा लिया सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म एरे से इसकी रेजोल्यूशन और भी ज्यादा है, राइट। मैंने 3 टेक्निक बता दी। अब हम आते हैं 4th टेक्निक पे। फोर्थ टेक्निक है आपकी NGS। नेक्स्ट, हमें DNA चाहिए, हमें कहीं से भी DNA मिल जाए, वो ब्लड पे मिल जाए, टिश्यू में मिल जाए, सलाइवा में मिल जाए, कहीं से भी मिल जाए। अब हम आते हैं NGS, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। अभी तक आपने क्या देखा? अभी तक आपने देखा कि हमने कन्वेंशनल लगाया तो एक पूरे क्रोमोसोम की एक फ़ोटो देख ली, हमने फिश लगाया तो हमने स्पेसिफिक लोकस के लिए एक फ्लोरोसेंट डाई वाला कलर भेज दिया। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म उसी टाइप का थोड़ा हाई रेजोल्यूशन के साथ हमने एक बड़े एरिया को देख लिया। अब NGS का मतलब होता है, इसमें नाम में लिखा हुआ है नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। ये नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग है, ये इन पिछली उसकी तरह नहीं चल रही कि मैंने कुछ स्पेसिफिक 4-5 चीजें ढूंढ ली। ये आपको पूरे का पूरा DNA खोल के दे देगी और उसमें जितनी भी मतलब म्यूटेशंस हैं, डिलीशंस हैं, फ्यूजन्स हैं, कॉपी नंबर वेरिएशन है, लॉस ऑफ इट, एक बार में सारा ही बता देगी। लो, पिछली सारी जो टेक्निक्स थी वो आपको स्पेसिफिक चीजें बता रही थी। ये क्या कर रही है, DNA में जो कुछ है वो आपको सारा ही बता रही है। ये होल जीनोम सीक्वेंस भी कर सकता है, ये सिर्फ जीनोम को सीक्वेंस भी कर सकता है, ये एक्सोम को सीक्वेंस भी कर सकता है। इसमें होता क्या है कि DNA ले लिया हमने, हम क्या करते हैं, पेशेंट का ब्लड भेज दिया, लेट्स सपोज ब्लड भेज दिया, DNA इनके पास आ गया, ये DNA को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, फ्रेगमेंटेशन कर देते हैं DNA की, और उसके साथ कुछ एडक्ट्स अटैच कर देते हैं जो कि उसको होल्ड करके रखते हैं। उसके बाद ये ले जाते हैं, एक फ्लो सेल नाम की चीज होती है उसके ऊपर, और इस DNA को पहले तो एम्पलीफाई करते हैं। आप खुद सोचो, आपने इतने सारे आइडेंटिफाई करने हैं जेनेटिक डिफेक्ट्स, तो यू नीड एम्पलीफाइड DNA। ये उसको पहले मल्टीप्लाई करता है बहुत सारा, और पैरेलली सारे टेस्ट लगा देता है। अब आप सोच रहे हो, मैं फिश कराऊं, पहले एक टेस्ट कराऊं, फिश में फिर दूसरा फिश, तीसरा फिश, वो सिक्वेंशली कर सकता है, एक के बाद एक के बाद एक। NGS में साइमल्टेनियसली कर सकते हो आप। आपने बहुत सारे प्रोब्स दे दिए सारे, और एम्पलीफाइड DNA पे अलग अलग लग गए वो, और पैरेलली इसे बोलते हैं लाइब्रेरी। आपने कभी भी देखा हो लाइब्रेरी वर्ड का यूज होता है NGS में। वो क्या, इनके पास 2 चीजें होती हैं, एक इनके पास कंट्रोल होता है। इनके पास कंट्रोल का मतलब है इनके पास पहले से ही रेफरेंस DNA मटेरियल है, और रेफरेंस लाइब्रेरी है, डिजिटल लाइब्रेरी। इन्हें पता है कि हमें उस जो पेशेंट का NGS आ रहा है उसको किससे कंपेयर करके रिजल्ट बनाना है। जैसे जो हमने अभी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म SNP एरे पढ़ा ना, SNP एरे की एक प्रॉब्लम है। जैसे मैं कहूं इस DNA में ये पोर्शन डिलीटेड है, मेरे को कैसे पता लगेगा ये डिलीटेड है? मुझे एक और DNA चाहिए। पेशेंट का मेरे पास एक नॉर्मल DNA होगा, उसमें सब कुछ नॉर्मल है, और दूसरी तरफ
इसमें कुछ डिलीटेड है, मैं दोनों को कंपेयर करके ही तो बता सकता हूँ ना कि हाँ यहाँ पे इंसर्शन है या डिलीशन है। ऐसे ही एनजीएस वालों के पास पहले से कंट्रोल होता है, नॉर्मल रेफरेंस डीएनए भी है, डिजीज का भी उन्हें पता है कि जब हम दो को कंपेयर करेंगे तभी हम बना पाएंगे। इनके पास एक लाइब्रेरी तो डिजिटल लाइब्रेरी पहले से अवेलेबल है। फिर ये पेशेंट की लाइब्रेरी बनाते हैं, अलग अलग इन्होंने डीएनए को, मैंने बोला ना, अलग अलग डीएनए को सेगमेंट में तोड़ते हैं, उसको एम्पलीफाई करते हैं। अब एक डीएनए के सेगमेंट में कॉपी नंबर वेरिएशन आ रही है, दूसरे सेगमेंट में एलओएच आ रहा है, तीसरे सेगमेंट में डिलीशन आ रही है, चौथे सेगमेंट में इंसर्शन आ रही है, पांचवें में पॉइंट म्यूटेशन आ रही है। एक जीनोम में बहुत कुछ हो सकता है। तो ये क्या करते हैं, हर एक के ऊपर एक बार कोड लगा देते हैं, हर डीएनए के फ्रेगमेंट पे एक बार कोड लगा देते हैं, ताकि बाद में ये उसको स्कैन करेंगे पूरे का पूरा कि सेगमेंट में क्या था। तब आप देखते हो जब एनजीएस की रिपोर्ट आती है 200, 400, 500 जीन्स की रिपोर्ट, और वो उसमें लिखा होता है कि हमने इतने सारे टेस्ट कर दिए और ये मिला हमें। ठीक है, तो एनजीएस में साइमल्टेनियसली सब कुछ सीक्वेंस कर देते हैं वो लोग, और मेथड सेम है। जब एम्पलीफाइड डीएनए हो गया, फिर वो फ्लोरोसेंट डाई लेते हैं और हर एक म्यूटेशन का एक प्रोब भेज देते हैं एक के पास। अगर वो अटैच हो गया तो रिजल्ट मिल गया, अटैच होके अगर रिजल्ट नहीं मिला तो नेगेटिव आ गया। जैसे टेस्ट करने से पहले लिखा रहता है ना 300 जीन्स टेस्ट करेंगे हम, वो इनके पास इन सब के प्रोब्स अवेलेबल है, और ये 300 के 300 प्रोब डीएनए के पास भेज देंगे, बताओ तुम्हारे पास म्यूटेशन है, एम्पलीफिकेशन आया कि नहीं आया। वो कहेगा इतना इतना आ गया, तो वही आपका रिजल्ट है। अब इससे पीछे चले जाओ, पहले जो कर रहे थे हम स्पेसिफिक कर रहे थे कि हमें तो बस ये चाहिए, फिर हम उसी का ही लगाते थे बस। अब एनजीएस में हमने 300 ब्लाइंडली भेज दिए, जो रिजल्ट आएगा हम देख लेंगे। दैट इज साइटोजेनेटिक्स। तो एनजीएस में बताना होता है कि हमें कितने जीन पे कराना है, वो तो वही उसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी ना, आपको 100 जीन्स, 50 जीन, 300, 500, कितने जीन्स कराने हैं। इधर पैकेज कितना है सर? मतलब फॉर फ्यूचर हमें पैकेज बस कंप्रीहेंसिव जो अभी आपका जीन पैनल ना, यूजुअली आपके लाल पैथ लैब का 1 लाख 1,10,000 इस रेंज में है। उसमें आई थिंक 200-300 जीन्स तो होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, क्या वो नॉर्मल इंसुलिन सब करा के पता लगा सकता है कि वो किस चीज के लिए प्रोन है? बात यह है ना कि साइटोजेनेटिक्स के अंदर वाई ओंकोलॉजी, बाकी डिजीजेस के भी तो हो सकता है। किसी को रिमेटोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो पकड़ ले, किसी को बिनाइन हिमेटोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो भी पकड़ सकता है। बट लेट सपोज वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा, म्यूटेशन तो है, सब कुछ है, बट पेशेंट को क्लिनिकली कोई सिम्टम ही नहीं है, तो वाई गो फॉर कि कोई स्क्रीनिंग एनजीएस तो चल नहीं रहा है कि सबका करवा ले, और लेट सपोज उसको कभी कुछ निकले ही ना जीवन में, वो एक्सप्रेस ही ना हो। ठीक है, अब इसमें हम इसकी यूटिलिटी पे आ जाते हैं कि भाई सब करवा लिया, क्यों करवा रहे हो। ठीक है, पहली चीज है डायग्नोसिस, फर्स्ट थिंग कि हमें डायग्नोसिस बनाना है। ठीक है, जैसे इविंग्स सार्कोमा। ठीक है, इविंग सार्कोमा का जीन है EWSR1FLT1। अगर ये पॉजिटिव आता है तो ये डायग्नोस्टिक है फॉर इविंग सार्कोमा, डायग्नोसिस बन जाता है। CML का मैंने आपको बता दिया, ट्रांसलोकेशन 922 फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, और ALL में भी ये चीज पॉजिटिव हो सकती है। ठीक है, इसी तरीके से APML एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया में PML रेरा जीन करवाया जाता है, PML रेरा, जो कि ट्रांसलोकेशन 1517 है। तो ये हम कराते हैं डायग्नोसिस बनाने के लिए वेरियस डिजीजेस के लिए। ठीक है, फिर डायग्नोसिस के बाद आप आ जाते हो प्रोग्नोसिस पे कि सेम बीमारी का प्रोग्नोसिस कैसा होगा। ऐसे हम CLL में देखते हैं 17p डिलीशन। मैंने आपको पीछे बताया था 17p डिलीशन जो है लॉस ऑफ हेटेरोजाइगोसिटी है,
जो आपका TP53 जीन होता है ना वो 17p पे प्रेजेंट होता है। अगर 17p डिलीट हो जाए ना तो आपका P53 गया। तो जब P53 आपका ट्यूमर सप्रेसर होता है, अगर P53 किसी का उड़ जाए तो लो पुअर प्रोग्नोसिस हो जाता है। तो CLL में P17p डिलीशन इज पुअर प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस पता लगाने के लिए CLL हो गया। इसी तरीके से MDS में 5p डिलीशन इज गुड प्रोग्नोसिस। तो हम थ्रू वेरियस साइटोजेनेटिक्स से हम ये पता लगा सकते हैं प्रोग्नोसिस। तीसरा आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में बायोमार्कर्स, पहले मैं सिंपल बायोमार्कर्स बताता हूँ। आपको पता है EGFR की दवाइयाँ हैं, एल्क, रोस, रैट, मैट, ये सारे जीन्स आप पता लगा सकते हो और सारों की हमारे पास मेडिसिन अवेलेबल हैं, HER2, राइट। और हिमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज में जैसे PML रेरा अगर आ जाए तो हमें पता होता है कि हमें पेशेंट को एट्रा और आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड का कॉम्बिनेशन देना है तो पेशेंट अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर ये ट्रांसलोकेशन आ जाए CML ये वाली, तो पता है हमें TKI देनी है पेशेंट को, ठीक है। ट्रीटमेंट हो गया। अब बात ये आती है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग में हम एक चीज करते हैं MRD, मिनिमल रेजिडुअल डिजीज देखते हैं पेशेंट की। तो उसमें हम बार बार NGS करा सकते हैं पेशेंट का। उसमें हम जैसे BCR ABL का कॉपी नंबर कितना है, जितना ज्यादा कॉपी नंबर होगा उतना पुअर रिजल्ट है ट्रीटमेंट से। कॉपी नंबर घटते रहना चाहिए। हम किसी को ट्रीट कर रहे हैं, कॉपी नंबर अगर घटता जा रहा है TKI पे तो डेट मींस CML में बढ़िया रिस्पॉन्स है। और इसी तरीके से PML रेरा करवाते रहते हैं। अगर PML रेरा घट रहा है तो मतलब APML में अच्छा रिस्पॉन्स है। तो ये मॉनिटरिंग भी हो गई, ठीक है। प्रोग्नोसिस के लिए एक चीज रह गई सॉलिड ट्यूमर्स में, न्यूरोब्लास्टोमा। क्योंकि आपको ना दोनों चीजें पता होना चाहिए कि इसका मेडिकल ऑन्को में क्या रोल है और हिमैट में क्या रोल है। न्यूरोब्लास्टोमा एक डिजीज होती है जिसमें हम MYC-N देखते हैं। अगर MYC-N एम्पलीफाइड हो ना तो पुअर प्रोग्नोसिस हो जाता है। वो प्रोग्नोसिस हम साइटोजेनेटिक से पता लगा सकते हैं, ठीक है। आई थिंक इट्स डन है, राइट।